मुदस्सिर सर का इतना बड़ा नाम है कि उनसे वो मतलब मैं तो जब बच्चों के साथ बैठता हूँ मैं भी उन जैसा ही हो जाता हूँ कि मैं उनसे बस सीखना चाहता हूँ। तो हमारी अंडर 19 टीम से हमेशा यही उम्मीद करता था कि हम जीतें, किसी को ऐसे हल्का लिया हो, ऐसी बात नहीं थी। तो हम लोगों के सबके अंदर एक बिलीफ था कि हम इनको हरा सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, ये सिर्फ स्टैट्स हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो जी कह सकते हैं कि आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आपको मौका देती है कि दुनिया के सितारों के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करें। तो कैंप वाली ट्रेनिंग तो आपको प्लेयर नहीं बनाएगी, मदर क्रिकेट होती है। सही। तो आप क्रिकेट का ख्याल रखते हैं, मदर क्रिकेट आपका ख्याल रखती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद रज़ा, यूएई नेशनल क्रिकेट टीम के कोच। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि कैप्टन से कोच तक का सफ़र। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया। सफ़र तो बहुत दिलचस्प रहा और बहुत अरसे क्रिकेट खेलने के बाद सबसे पहले तो यही उम्मीद थी कि क्रिकेट के साथ ही जुड़ा रहूं, इस फील्ड के साथ जुड़ा रहूं जिस फील्ड ने इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार दिया, इस मुकाम तक पहुंचाया। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। एंड यूएई टीम के साथ एक बहुत ही मेरा प्यार है, मैं बचपन से उनके लिए खेला हूँ और तो बहुत अच्छा है और फ़ख्र की बात है कि मैं अभी भी यूएई क्रिकेट टीम को जो है सर्व कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ आपको कोचिंग की तरफ लेके आई? किससे आप इतने इंस्पायर हुए कि आपने सोचा कि चलो मैं कोचिंग को अपना करियर बना लेता हूँ? जब कप्तानी का मेरा सेकंड स्टेंट शुरू हुआ तो वही मेरा क्रिकेट का भी बैक एंड ही था। तो उसके अंदर काफ़ी हमारे यंगस्टर जो हैं वो टीम में आने शुरू हो चुके थे। तो उनकी मेंटोरिंग करते हुए, सिखाते सिखाते उसमें एक अलग मेरा रुझान उस तरफ और चला गया। हमेशा जुड़ा रहना था, चाहता था इस खेल के साथ। बट कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो यंगस्टर्स टीम में आए, फिर आप उनको ग्रूम कर रहे हैं और फिर आप जब उनको देखते हैं कि वो अच्छा खेल रहे हैं, आपसे सीख के वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो सब जब करके जब मज़ा आने लगा तो फिर मैंने कहा ये फील्ड ऐसी है जिसमें मुझे बहुत मज़ा भी आया करते हुए। फिर मैंने यही सोचा कि इसको ऑब्वियसली फुल टाइम लिया जाए। और बोर्ड का बहुत शुक्रिया है कि जैसे ही मैंने रिटायरमेंट अनाउंस की और मुझे फिर इस काबिल समझा कि मुझे ये रोल दिया जाए। सही। अब हम सबसे पहले आपको मुबारकबाद, यूएई नेशनल अंडर 19 टीम ने क्वालिफाई किया एशिया कप फाइनल में। तो ये सारा सफ़र, इसके बारे में, इसके पस मंज़र में बताइएगा कि क्या था? बहुत दिलचस्प सवाल है ये, क्योंकि बच्चों के साथ इतना टाइम गुजरा। हमने कैंप शुरू किया, हमारे हेड कोच मुदस्सिर नज़र साहब हमारे साथ, और बच्चे जो हैं ऑब्वियसली मुदस्सिर सर का इतना बड़ा नाम है कि उनसे वो मतलब मैं तो जब बच्चों के साथ बैठता हूँ मैं भी उन जैसा ही हो जाता हूँ कि मैं उनसे बस सीखना चाहता हूँ। तो जब हमारे कैंप लगे और हम तैयारी कर रहे थे, तो इस दफ़ा जब इंडिया और पाकिस्तान हमारे ग्रुप में नहीं थी, जो कि पिछले माजी में ये हो चुका था कि हम इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में होते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि प्लेयर्स सिर्फ खुश थे इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से। जीत की तरफ कभी मैंने वो देखा नहीं था। ये तब की बात है जब मैं खुद क्रिकेट ही खेल रहा था। सही। तो मैं तो हमारी अंडर 19 टीम से हमेशा यही उम्मीद करता था कि हम जीतें, क्योंकि एज लेवल क्रिकेट के अंदर इतना ज़मीन आसमान फ़र्क नहीं होता। तो जब ये जब एज लेवल क्रिकेट होती है अंडर 19, अंडर 16, इसमें इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता प्लेयर्स के स्किल्स के अंदर, एसोसिएट और टेस्ट प्लेइंग नेशन के। तो जब हमारी ग्रुपिंग हुई और हम बांग्लादेश और श्रीलंका के ग्रुप में थे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। बड़ी टीम है एंड नथिंग अगेंस्ट देम कि मैंने किसी को ऐसे हल्का लिया हो, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब हमने कैंप शुरू किया था तो हम लोगों के सबके अंदर एक बिलीव था कि हम इनको हरा सकते हैं। तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो पहला मैच बांग्लादेश से हम खेले, हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की, हम फील्डिंग में थोड़े लैप्सेस थे, फिर बैटिंग के अंदर थोड़े से लैप्सेस थे, प्लेयर सेट होके आउट हो गए। तो उस दिन थोड़ा और ये चीज़ वाज़ेह हुई कि हमारा बिलीफ थोड़ा कम है, वरना वो कोई स्किल के अंदर कोई वो नहीं था। सही। तो उसके अगले दिन जब हम प्रैक्टिस पे गए तो कोच साहब ने भी यही बात बोली कि अब देख तो लिया बांग्लादेश को कि कोई स्किल के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का फ़र्क है। सही। क्योंकि वो शायद लाल बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं 3 डे 4 डे, तो वो डिसिप्लिन आपकी क्रिकेटिंग टर्म्स में, क्रिकेट लाइफ के अंदर वो आपके डिसिप्लिन आ जाता है जब आप लाल बॉल खेलते हैं। तो वो थोड़ा सा नज़र आया फ़र्क, बाकी स्किल के अंदर फ़र्क नज़र नहीं आया। तो जब हम श्रीलंका के मैच के लिए गए तो
उस दिन हमने फिर जो भी हमारे पास मौका मिला टॉप पे रहने का, हम उस पूरे मैच में टॉप पे रहे। हालांकि एंड में थोड़ा सा मैच फंस गया था, हमें एक थोड़े लोअर ऑर्डर बैट्समैन की मदद की ज़रूरत पड़ गई थी वो मैच जीतने के लिए। पर वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी था ताकि हमें ये यकीन आ सके कि हम बिलोंग करते हैं, हम क्वालिफाई करके हम मेरिट पे ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं और हम जीतेंगे। सही। अच्छा जी, फिर जापान के साथ मैच हुआ, वो एक तरफा मैच था। फिर जब सेमीफाइनल आया तो वो बड़ा मज़े का मैच था, क्योंकि ज़ाहिर मुदस्सिर नज़र साहब पाकिस्तान के डायरेक्टर रह चुके हैं, हेड कोच रह चुके हैं, लेजेंड पाकिस्तानी क्रिकेट, और समझते थे बिल्कुल समझते थे। फिर मैं इस तरफ मुदस्सिर सर माइंडसेट तो समझ सकता था। सही। तो बड़े मज़े की बात है कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जो आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, अफगानिस्तान से, वो सबसे हार चुकी है। क्योंकि इसके अंदर भी हुई, अगर कोई पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, ये सिर्फ स्टैट्स हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो मैं अपने प्लेयर्स की मोटिवेशन के लिए कर रहा था, बट ये स्टैट्स हैं, ये फैक्ट है। वो इस वजह से है, वो इन टीमों से क्यों हारती है बनिस्बत के दूसरी टीमें, आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में ऐसा नहीं सुनेंगे कि वो इन टीमों से हार जाएं। वो इस वजह से होता है क्योंकि जब ये अपने से लोअर दर्जे की टीम से खेलते हैं, सही, तो ये अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। सही, बिल्कुल। हालांकि ये नहीं कि हम इनको एक तरफा मैच हम हार ना जाएं। जी, ये जो खौफ है ना हार जाने का, सही, कि हम हार ना जाएं, हम बुरा ना खेल जाएं, सही, हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे, ये जो सोच है, इस सोच की वजह से आप देखेंगे कि मेजॉरिटी अपसेट्स पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं, ओडीआईज में भी हुए हैं, T20s में भी हुए हैं। तो मेरी तो बहुत सिंपल सा मैसेज था कि भाई ये वाहिद टीम है जो पिछले एक साल के अंदर ही अफगानिस्तान से भी हारी, जिम्बाब्वे से भी हारी है, अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट 3-4 दफ़ा क्लोज गए मैच, जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के मैच में हारी। तो माजी यही बताता है कि वो जब मैच खेलते हैं एक एसोसिएट से या एक लोअर रैंक टीम से, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते। सही। तो हमें बस यही करना था कि वो एक्सप्लॉइट करना था, और वही हुआ। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन सेमीफाइनल अंडर प्रेशर किया, बिल्कुल अंडर प्रेशर किया, हम वो मैच जीते। पहली दफ़ा एक टूर्नामेंट में हुआ है कि एसोसिएट टीम ने 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन को एक ही टूर्नामेंट में हराया, ये कभी नहीं हुआ था पहले। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, पिछले कुछ अरसे से बहुत सारे लोगों की जो यूएई से बाहर रहते हैं, उनको लगता है कि यूएई से खेलना शायद निस्बतन आसान है, तो उन लोगों का रुझान इस तरफ हो रहा है कि हमें यूएई की तरफ से आना, और लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं। तो कितना आसान है यूएई से खेलना, आप क्या समझते हैं? जी देखिए, ये आसान तो नहीं है। पहले तो ऑब्वियसली आपको रेजिडेंसी पीरियड एक होता है 3 साल, वो आईसीसी की तरफ से रेगुलेशन है। सही। ना सिर्फ यूएई के लिए, काफ़ी मुल्कों की रेगुलेशन, बेसिक रेगुलेशन यही है कि आपको 3 साल जो है वो कंट्री के अंदर गुजारने होते हैं। सही। तो काफ़ी लोग इस तरह माइग्रेट करते हैं यहाँ पे और आते हैं। बहुत बड़ा मूव होता है कोई भी साउथ एशिया से यहाँ पे आ रहा हो। तो जी कह सकते हैं कि आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत रेगुलरली होती है, हमारे पास 35 से 40 ग्राउंड हैं यहाँ पे टर्फ के, विच इज़ एज गुड एज एनी टेस्ट प्लेइंग नेशन। आपके जो जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं, तो ये जितने हमारे पास ग्राउंड हैं, आप शाम के टाइम में अजमान, अबू धाबी, दुबई, जितनी हमारी ग्राउंड हैं, यहाँ पे आप चले जाएंगे तो आपको कोई एक ग्राउंड भी खाली नहीं मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपने जैसे 3 साल का बताया कि 3 साल का पीरियड आपको पूरा करना है, इसके अलावा वो रेजिडेंसी पीरियड है, वो तो रेगुलेशन है। फिर आपको जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। को एक स्टेट की टीम उठाएगी, जो कि दुबई हो, शारजा हो, अजमान हो, अबू धाबी हो, सही, जो स्टेट में भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। सही। फिर वो स्टेट का टूर्नामेंट जो होता है वो इंटर स्टेट होता है, फिर वो हमारा प्रीमियर कप होता है। वो प्रीमियर कप के अंदर आप परफॉर्म करते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको फिर नेशनल टीम के कैंप पे बुलाया जाता है। सही। फिर आप नेशनल टीम के कैंप में जब जाते हैं तो फिर आपके वहाँ पे मैचेस होते हैं। सही। फिर उन मैचेस के बाद अगर आपने उनमें भी परफॉर्म किया है और आपने वो हमारे प्रीमियर कप्स में परफॉर्म किया है, तो फिर आपका जो है नेशनल टीम के अंदर कंसिडरेशन शुरू। कैसे पता चलेगा कि आपने इतनी परफॉर्मेंस की है? जी, हमारे
हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको जितने भी यूएई के अंदर टूर्नामेंट होते हैं आपको सबके स्टैट्स मिल जाते हैं। जितने भी हमारे प्रीमियर कप होते हैं आपको उसके स्टैट्स उसके अंदर से मिल जाते हैं। सही। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट एवरेज, बेस्ट स्ट्राइक रेट, ये आप किसी भी लेवल तक जाके स्टैट्स के मुताबिक आप वो नंबर्स निकाल सकते हैं। सही। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर 6 का प्लेयर ढूंढ रहे हैं तो आप जाके नंबर 6 पोजीशन का डालेंगे, आपको जितने लड़के खेल रहे हैं फेरिस्त के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। उसके अंदर से ही नेशनल टीम के कॉल अप होते हैं उसी के कैंप के लिए। सही। और फिर कैंप के बाद आपके कैंप के मैचेस भी होते हैं। सही। फिर उसके बाद आपको जो है आपको ए टीम तक का रास्ता जाता है। फिर ए टीम से आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको नेशनल टीम तक का रास्ता मिलता है। सही। तो सिस्टम इज़ इन प्लेस। सही। प्रोसेस है वो तो ज़ाहिर है, अगर आपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारे मरहले हैं। ये मरहले सब पार करने के बाद जो है जब मैनेजमेंट को, सिलेक्टर्स को लगता है कि ये प्लेयर रेडी है तो तब जाके फिर जो है उसकी नुमाइंदगी की जाती है। ILT लास्ट ईयर शुरू हुआ, अभी 2nd एडिशन है और एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो इसका कितना इम्पैक्ट है यूएई के प्लेयर्स पे? जी बहुत बड़ा। और जैसे मैंने कहा कि इस हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर एक ILT20 भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देती है कि दुनिया के सितारों के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करें, सुपरस्टार के साथ। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपकी बारी लगी हुई है और आप नॉन स्ट्राइकर पे डेविड वार्नर के साथ बैटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप आपकी लगी हुई है, तो उस पार्टनरशिप से आप सोचें कितना आप सीख सकते हैं। फिर आप बॉलर हैं तो आप बॉलिंग कर रहे हैं, मिड ऑफ पे पोलार्ड खड़ा है, मिड ऑन पे शाहीन आफरीदी खड़ा है, तो सोचें आप बॉलर का कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। जब इन टीम्स के अगेंस्ट टॉप स्टार्स के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर जब आप नेशनल टीम में आते हैं तो आप वो सारी लर्निंग जो है वो नेशनल टीम में आके दिखाते हैं। एक्चुअली इससे फ़ायदा यूएई क्रिकेट का बहुत ज़्यादा होगा। अभी पिछले साल हमने देखा जब हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जवाद, वो खेले थे शारजा वॉरियर के लिए, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सही। ऑन द बैक ऑफ ILT20 उनका डेब्यू हुआ फिर अफगानिस्तान के साथ, और अब 1 साल बाद अभी माशाल्लाह ही इज़ अ रेगुलर मेंबर। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। सही। ही इज़ वन प्लेयर जो यंग हैं जिनको ILT20 में अपॉर्चुनिटी मिली। मोइन अली उनके कप्तान थे शारजा वॉरियर्स में। तो वो तो जो कहते हैं ना कि कैंप में गए, हमने कैंप में बड़ी ट्रेनिंग की, तो कैंप वाली ट्रेनिंग तो आपको प्लेयर नहीं बनाएगी। जो आप अपना एक्स्ट्रा टाइम देंगे इस खेल को, सही, तो ये खेल आपको रीपे करेगी। ये तो इसमें बड़ी फेमस सी बात है कि मदर क्रिकेट होती है। सही। तो आप क्रिकेट का ख्याल रखते हैं, मदर क्रिकेट आपका ख्याल रखती है। बड़े सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं जो ILT20 खेलते हैं, और पूरे कंट्री के अंदर से फिलहाल 24-25 लड़के हैं जो ILT20 खेल रहे हैं। तो ये इस 25 लड़कों में आना एक बिल्कुल। अभी ये हमारे लोकल लड़के तो खेल ही रहे हैं, यहाँ पे जो यूएई में लड़के खेलते हैं उनको तो ILT में चांस मिलता है। क्या इन लड़कों को, यूएई नेशनल टीम के प्लेयर्स को, दूसरी लीग्स के लिए भी कहीं चांस मिलता है? बिल्कुल। हमारे एक यूएई के प्लेयर चिराग सूरी, वो IPL गुजरात लायंस के लिए खेले में। सही। फिर हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो है कनाडा की लीग में भी खेले हुए हैं। आई वाज लकी, जो पहला साल था मैं वो कनाडा लीग खेला था। अभी पिछले साल हमारे आप भी खेले थे? जी, अच्छा। पहला साल जब हुआ था इनॉग्रल GT20, वो मैंने एडमिंटन रॉयल्स की नुमाइंदगी की थी उस टूर्नामेंट में। और फिर वही, आप जब ये लीग्स वगैरह खेलते हैं तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। मेरे कप्तान वहाँ पे सुहेल तनवीर थे, ड्रेसिंग रूम मैंने शाहिद आफरीदी साहब के साथ शेयर किया। सही। हमारे पास लूक रॉन्ग की है और दुनिया के नामी तरीन प्लेयर्स वहाँ पे थे। फिर आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपको पता है कि आपका मॉर्निंग वर्कआउट क्या है, आपका आफ्टरनून आपका रिकवरी सेशन क्या, आपका नेट कैसे है, उन्हीं लड़कों को, बड़े सुपरस्टार्स को देख के वो चीजें बिल्कुल आप उस माहौल में होते हैं। आपको टीम का जो है वो सब कुछ जो है उस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। जी वही, जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिकेट खेलना और मुल्क की नुमाइंदगी करना आसान नहीं है। प्रोसेस है, प्रोसेस प्लेस में है। किसी के साथ किसी किस्म की भी इस मुल्क में ज्यादती नहीं होती। सही। आप परफॉर्मर हैं तो आपका नाम
बिल्कुल ही उसके नेशनल कैंप में आता है, आपको वहाँ पे मौके दिए जाते हैं, और कोई भी प्लेयर कभी भी किसी भी मौके पे राइट ऑफ नहीं किया जाता। सही। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप परफॉर्मर हैं, और अगर आपके अंदर फाइटिंग एबिलिटी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपने परफॉर्म किया होता है बट उसी नंबर के किसी और प्लेयर ने आपसे बेहतर परफॉर्म किया होगा। सही। तो ये तो नहीं होता कि ओपनर को आप मिडल ऑर्डर खिला दें क्योंकि आपके रन ज़्यादा हैं। तो ये एक तरीकाकार एक है, प्रोसेस है। तो अगर आप परफॉर्मर हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हार्ड वर्किंग है, तो रास्ता है, दिया हुआ है रास्ता, लेकिन हार्ड वर्क के बगैर कुछ हासिल नहीं होता, जिंदगी में नहीं होता, खेल में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सही। तो अब वही सुनने वाले हैं जो हार्ड वर्किंग, उसको यार रास्ता आसान लगेगा, लेकिन अगर कोई इतना हार्ड वर्किंग नहीं है तो उसको फिर ये रास्ता मुश्किल लगेगा मेरे नज़रिए में। सही। जब जब आपके प्रोसेस इन प्लेस होते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी हार्ड वर्क जो है वो चैनल करनी होती है, और उससे आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, ना कि सिर्फ खेल में बट के ज़िंदगी में। सही। अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और इसी गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।